स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एपोप्टोसिस। ठीक है, इसके ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन और 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का इसके ऊपर बनेगा आपका। ठीक है, एपोप्टोसिस जो है इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप सुसाइड भी बोल सकते हो। तो एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस जो है इसको अगर आप प्रोग्राम सेल डेथ बोल रहे हो, मतलब पर्टिकुलर प्लानिंग की जा रही है सेल को किल करने के लिए। ठीक है, या सेल खुद का क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी और वो प्लानिंग का मतलब होता है सिग्नलिंग। ठीक है, एपोप्टोसिस जो है इसको अगर आप प्रोग्राम सेल डेथ या फिर सुसाइड अगर बोल रहे हो, तो जो नेक्रोसिस होता है, ठीक है, तो नेक्रोसिस को एक्सीडेंटल डेथ बोला जाता है। मतलब कोई भी अगर सेल आपका डैमेज हो गया, ठीक है, तो उसको फैगोसाइटिक सेल आके उसको किल कर देते हैं, उसको बोला जाता है नेक्रोसिस। या फिर सेल जो है इसका मेम्ब्रेन अगर डैमेज होता है तो सेल आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके बाद में जो भी उसका कंपोनेंट्स होते हैं या डेब्रिस होता है उसको फिर आपके मैक्रोफेजेस रिमूव करते हैं। तो नेक्रोसिस टर्म अलग है और एपोप्टोसिस टर्म अलग है आपका। नेक्रोसिस मतलब एक्सीडेंटल डेथ, तो एपोप्टोसिस का मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है ना। तो प्रोग्राम सेल डेथ की अगर अपन बात करें, इसको अपन सुसाइड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, इसके लिए आपको सिग्नलिंग करनी पड़ती है। तो एपोप्टोसिस इन्वॉल्व इन फर्स्ट डेवलपमेंट, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपका एपोप्टोसिस जो है ये आपका अगर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, तो जैसे अपन बात करते हैं अपने हैंड्स की, तो हैंड्स के जो डिजिट्स होते हैं या फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स के बीच में आपका वेब होता है। ठीक है, जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट जिसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये आपका फिंगर और फिंगर के बीच में ये वेब रहेगा। वेब मतलब ये टिश्यू होता है। ठीक है ना। तो फिंगर के बीच में अगर ये आपका टिश्यू है तो ये टिश्यू को आपको एपोप्टोसिस के लिए भेजना पड़ता है, तभी जाके ये आपके 2 फिंगर्स जो है ये आपको सेपरेट दिखेंगे। ठीक है, तो हमारे इसमें ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स इंडिविजुअल फिंगर्स आपके डेवलप होते हैं और जो वेब है उसका एपोप्टोसिस हो जाता है। बट इन केस ऑफ डक, वहां पे आपका वेब आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो वहां पे उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये जो साइट है आपका 2 डिजिट्स के या 2 फिंगर्स के बीच का जो वेब है या टिश्यू है, उसका एपोप्टोसिस के लिए उसके पास में प्रोसेस नहीं होता या सिग्नलिंग नहीं होती। हमारे पास में वो सिग्नलिंग होती है। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस के बाद में नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ये भी आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस ही है।
ठीक है, जिसमें अलग अलग अपन स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो टैडपोल होता है, टैडपोल का कन्वर्शन अगर फ्रॉग में हो गया, ठीक है, तो ये आपका टैडपोल, और इसका कन्वर्शन अगर आप फ्रॉग में करते तो फ्रॉग का स्ट्रक्चर अलग होता है और टैडपोल का स्ट्रक्चर अलग होता है। फ्रॉग जो है इसको टेल नहीं होता, बट टैडपोल जो है इसको टेल होता है। तो टेल को आपको क्या करना है, डिजेनरेट करना है, उसको आपको एपोप्टोसिस के लिए भेजना है। तो मेटामॉर्फोसिस में भी एपोप्टोसिस का रोल होता है। एपोप्टोसिस और एक जगह पे पढ़ा अपन ने, क्लोनल सिलेक्शन पढ़ा है क्या? क्लोनल सिलेक्शन में, क्लोनल सिलेक्शन ऑफ T एंड B लिम्फोसाइट। तो T और B लिम्फोसाइट्स अगर क्लोनल सिलेक्शन में सिलेक्ट नहीं किए जाते, मतलब हम दो सिलेक्शन करते, पॉजिटिव सिलेक्शन एंड नेगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन अपन किस लिए करते हैं? फॉर दी MSC रेस्ट्रिक्शन। और नेगेटिव सिलेक्शन किस लिए करते हैं? फॉर दी सेल्फ टॉलरेंस। तो दो सिलेक्शन में अगर कोई सेल फेल हो जाता है तो उसको अपन एपोप्टोसिस के लिए भेजते हैं। और एक पढ़ा था अपन ने, जीन रीअरेंजमेंट में जब बी सेल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो बी सेल में जब बी सेल का डेवलपमेंट बी सेल डेवलपमेंट में जब जीन रीअरेंजमेंट अपन करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि अपन हमारे पास में हेवी चेन और लाइट चेन के लिए दो दो एलएल्स होते थे। तो उसमें से एक एलएल का अपन जीन रीअरेंजमेंट करते, अगर वो आपका खराब हो गया, ठीक है, वो अगर आपका खराब हो गया, जिसको अपन ने क्या बोला था, नॉन प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट। अगर नॉन रिप्रोडक्टिव ज्वाइनिंग अगर आपकी होती है रीअरेंजमेंट के दौरान, तो अपन फिर दूसरे एलएल को यूज करते हैं। दूसरा एलएल भी अगर आपका खराब हो गया तो फिर वो सेल आपके कोई काम का नहीं, फिर अपन उसको भेज देते थे एपोप्टोसिस के लिए, ठीक है क्या? तो उसको अपन ने बोला था एलेलिक एक्सक्लूजन। तो एलेलिक एक्सक्लूजन में जो सेल रिजेक्ट होते हैं उनको भी एपोप्टोसिस के लिए भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है आपको, तो स्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए भी आपका एपोप्टोसिस इन्वॉल्व होता है। जैसे कोई टिश्यू, जैसे अपन बोलते स्किन की बात, तो स्किन जो है ये हमेशा आपको जैसे कि वैसे दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई भी सेल का डेथ नहीं होता, वहां पे कुछ सेल का डेथ होता है बाय द एपोप्टोसिस, तो कुछ सेल जो है ये डिवाइड भी कर लेते हैं। तो जहां पे स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस की बात होती है वहां पे एपोप्टोसिस एंड सेल डिवीजन जो है ये बैलेंस होते हैं, ठीक है क्या? तो सेल डिवीजन एंड एपोप्टोसिस, ये दोनों भी आपके क्या होंगे, बैलेंस होंगे। कहां पे? जहां पे स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस की बात की जाए। एपोप्टोसिस जो है ये आपका रेगुलेटरी प्रोसेस होता है। रेगुलेटरी का मतलब क्या? इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, है ना? तो ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इसका मतलब एपोप्टोसिस कब इंड्यूस की जाती है? देखो यहाँ कोई भी अगर स्पेसिफिक एजेंट जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, जैसे अपन लीवर की बात करते, ठीक है, लीवर को अपन ने फिनो
बारबिटल से इंड्यूस किया। फिनोबार्बिटल जो है ये आपके सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, ठीक है। और फॉर्बोलिस्टर जो आपका प्रोटीन काइनेज सी की तरह रिसेंबल करता है, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन को ऑन करेगा जो सेल साइकिल को एक्टिवेट करता है। तो लीवर सेल जो है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका लीवर है, ठीक है। और सेल डिवीजन अगर इंड्यूस होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ फिनोबार्बिटल इतना पोर्शन जो है आपका ये एक्स्ट्रा इसका ग्रोथ हो गया है, ठीक है क्या। ये इतना पोर्शन जो है एक्स्ट्रा का इसका ग्रोथ दिख रहा है। अब अगर आप फिनोबार्बिटल को रिमूव कर दोगे, ठीक है क्या, फिनोबार्बिटल को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे रिमूव किया। तो फिनोबार्बिटल को रिमूव करने के बाद में लीवर जो है ये वापस अपने शेप में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो भी पोर्शन आपने एक्स्ट्रा का ग्रो किया था, ठीक है, उसका अपन क्या कर रहे हैं, एपोप्टोसिस कर। और फिनोबार्बिटल जहां पे अपन ने ऐड किया था वहां पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या है? हाँ सर। पक्का? किसी को अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते। चलो उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट है सिग्नल्स फॉर अपेप्टोसिस। सिग्नल फॉर एपोप्टोसिस में आपके पास अलग अलग सिग्नल्स होते हैं और उनको अलग अलग टेक्निक से डिटेक्ट किया जाता है। जैसे सबसे पहले जो आपका फॉस्फोटिडिल सीरीन है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन आउटर लिफलेट में बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स निगेटिव चार्ज जो है ये आपका कम हो जाता है।
मैट्रिक्स का निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसका ये इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन अपन ने बताया, अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर रखते हैं, तो प्रोटॉन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, है ना। तो H पॉजिटिव अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो मैट्रिक्स साइड पे आपका चार्ज कौन सा डेवलप होना चाहिए, निगेटिव, और इंटर मेम्ब्रेन साइड पे आपका चार्ज कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। बट एपोप्टोसिस में ये चेंज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज कम होना मतलब इनर साइड में क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है क्या, यहां तक ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब नेगेटिव चार्ज अगर आपका कम होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा, मतलब हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा है, इसका अफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट साइटोक्रोम सी। ठीक है, साइटोक्रोम सी जो इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ये आपका कहां पे प्रेजेंट रहेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाले साइड पे। तो साइटोक्रोम सी जो है ये आपका आ जाता है साइटोसोल में। अगर ये साइटोसोल में दिखना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ये आपके एपोप्टोसिस के लिए सिग्नल है। यहां तक ठीक है क्या, यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। चलो, तो एपोप्टोसिस के हाँ सिग्नल आपके पास में हो गए नेगेटिव चार्ज, उसके बाद साइटोक्रोम सी और आपका फॉस्फोटेडिल सीरीन जो नॉर्मली इनर लिपलेट में ज्यादा होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ एपोप्टोसिस सिग्नल ये आपका आउटर लिपलेट जो रहेगा सेल मेम्ब्रेन का, उसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब देखो, जो ये सिग्नल्स होते हैं, ये सिग्नल का काम है एपोप्टोसिस को इंड्यूस करना। ठीक है, जैसे फॉस्फोटाइडिल सीरीन जो है ये एपोप्टोसिस के लिए सिग्नल तो भेज रहा है, तो अपन बोलेंगे इट इंड्यूस एपोप्टोसिस। ठीक है, बट फॉस्फोटिडिल सीरीन जो होता है या आपके बाकी के जो सिग्नल्स है ये इन्फ्लामेशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है क्या, तो जैसे अपन बोलते हैं कि एपोप्टोसिस आपका प्रोग्राम सेल डेथ है, सुसाइड है, इसका आपको सिग्नलिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, ये प्लानिंग के साथ में अपन इसको किल कर रहे हैं, बराबर ना। तो यहां पे ये आपका नॉर्मल सेल में जो भी आपके ऑर्गेनल्स होते हैं वो स्पेसिफिक फॉर्म में आपके मेंटेन होते हैं। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका शेप आपको इंटैक्ट मिलेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वेसिकल्स अच्छे से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। सेल में जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन भी आपका इंटैक्ट रहेगा, जिसके वजह से शेप आपका मेंटेन रहेगा। बट अगर
इस सेल में कोई ना कोई ऐसी मैकेनिज्म आ गई या ऐसी प्रोसेस स्टार्ट होगी जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए डैमेज हो गया, ठीक है। उसके बाद में सर्वाइवल फैक्टर्स जो है ये आपके कम हो गए, ठीक है। या अदर कोई भी प्रोसेस जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा है, ठीक है। हर एक प्रोसेस में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है ये क्या करते हैं, आपके एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेंगे, बराबर। तो ये फैक्टर जो है ये आपके एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एपोप्टोसिस को इंड्यूस करने के बाद आपका जो सेल है इसका साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेल कंडेंस होता है, उसके बाद सेल का साइज डिक्रीज हो गया, सेल कंडेंस हो गया। तो जो डीएनए है या क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है आपका, तो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, एक मिनट, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर कंडेंसेशन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन होता है, ठीक है, स्केलेट साइटोस्केलेटन प्रोटीन जो है ये डिग्रेड और डिसअसेंबल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर लैमिन प्रोटीन, इसका भी डिसअसेंबली बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अलग अलग चेंजेस होते हैं। तो ये मेन चेंजेस है कि साइज आपका कम हो गया या कंडेंस हो गया। क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को कंडेंस कर दिया अपन ने, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर का अगर अपन ने कंडेंसेशन कर दिया तो क्या होगा, आपका जीन कोई भी एक्सप्रेस नहीं होगा। साइटोस्केलेटन प्रोटीन को डिसअसेंबल करना स्टार्ट कर दिया, न्यूक्लियर लैमिन को अपन ने डिसअसेंबल करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से सेल के शेप के ऊपर या बाकी के प्रोसेस पर आपके अफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस केस में आपका जो सेल है इसका शेप चेंज हो जाता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन प्रोटीन को डिसअसेंबल्ड करोगे या रीअरेंज करोगे तो आपको चेंजेस कहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको चेंजेस मिलेंगे आपके सेल के शेप के ऊपर, ठीक है। अब देखो, सेल का शेप अगर चेंज होता है तो सेल का शेप चेंज होने के बाद नेक्स्ट ब्लेबलिंग
ब्लेबलिंग का मतलब होता है कि जो भी आपका एपोप्टोसिस वाला सेल है, इसके मेम्ब्रेन से स्मॉल वेसिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ये आपके स्मॉल वेसिकल्स इससे रिलीज होना स्टार्ट हो गए, तो सेल जो है ये आपका श्रिंक होते जाएगा और ये वेसिकल आपके यहां से बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लेबलिंग आपका होगा। तो यहाँ पे जो वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स को फिर रिकॉग्नाइज करेगा कौन? तो इसको रिकॉग्नाइज करेगा आपका मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो जो भी मैक्रोफेजेस आपके टिश्यू में प्रेजेंट है, वो मैक्रोफेजेस इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब एक बात याद रखो कि जब भी एपोप्टोसिस हो रहा है तो सबसे पहले सिग्नल इसके सरफेस के ऊपर जनरेट हो रहा था, बराबर। सिग्नल जनरेट होने के बाद में ये आपके सारे प्रोसेस स्टार्ट हो गए और उसके बाद आपका जो ब्लेबलिंग प्रोसेस है इसमें स्मॉल वेसिकल्स बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, स्मॉल वेसिकल्स बनना स्टार्ट हो गए, तो ये वेसिकल भी मेम्ब्रेन से बना है, तो इसके ऊपर भी क्या रहेगा? सिग्नल रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फेटिडिल सीरीन है। फॉस्फेटिडिल सीरीन जो है ये अभी आपका सिग्नल है किसके लिए? टू अट्रैक्ट द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। बट ये जो सिग्नल है ये कभी भी इन्फ्लामेशन को स्टार्ट नहीं करते। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मैक्रोफेजेस किसी का फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है, मैक्रोफेजेस क्या करता है? किसी का फैगोसाइटोसिस करता है। तो जैसे इसका फैगोसाइटोसिस हो रहा है, जो वेसिकल्स अपन ने फॉर्म किए हैं, इसका आपको फैगोसाइटोसिस करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जब भी फैगोसाइटोसिस होता है तो उस केस में मैक्रोफेजेस क्या करेगा? खुद का एक्टिवेशन करेगा और नंबर ऑफ साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करेगा। साइटोकाइंस का प्रोडक्शन अगर वो करता है तो नंबर ऑफ इम्यूनिटी के सेल एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज, और जहां पे भी आपने फैगोसाइटोसिस किया है वहां पे नंबर ऑफ सेल्स जो है ये माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, उसको अपन बोलेंगे इन्फ्लामेशन। बट फॉस्फेटिडिल सीरीन जो है ये आपका इनिबिट करता है किसको? आपके साइटोकाइन के प्रोडक्शन को। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए यहाँ पे आपका फैगोसाइटोसिस के दौरान इंफ्लामेशन नहीं होता। बट निक्रोसिस में क्या होता है? डायरेक्ट सेल डैमेज हो गया, सेल के फ्रैगमेंट्स हो गए डायरेक्ट। ये इस प्रोसेस से फ्रैगमेंट नहीं हुए, सेल का एक्सीडेंटल डेथ अगर हुआ है तो उसके फ्रैगमेंट्स फॉर्म होंगे और वो फ्रैगमेंट जो है वो इंड्यूस करेंगे इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्सेस को। तो उसको जब भी रिकॉग्नाइज करेगा मैक्रोफेजेस तब आपका वो साइटोकाइन का प्रोडक्शन करेगा। तो अगर फैगोसाइटोसिस में अगर साइटोकाइंस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, साइटोकाइंस का अगर प्रोडक्शन होता है तो ये इंड्यूस करेगा किसको? आपके इन्फ्लामेशन को। ठीक है, बट इस प्रोसेस को इनिबिट करता है कौन? तो इस प्रोसेस को इनिबिट करता है आपका फॉस्फेटिडिल सीरीन। ठीक है, इसलिए आपके एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन कभी भी एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि ये हमें खुद के सेल का सुसाइड करना है। प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस है जिसमें बाकी के टिश्यू का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुआ तो बाकी के टिश्यू भी आपके डैमेज हो जाए, सराउंडिंग टिश्यू आपका डैमेज हो जाए, तो वो आपको नहीं करना। इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? प्रोग्राम सेल डेथ। प्लानिंग के साथ में उसको अपने को किल करना है। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो, उसके बाद नेक्स्ट एपोप्टोसिस इज एक्टिवेटेड बाय टू पाथवे।
तो एपोप्टोसिस, एक्टिवेटिंग पाथवे, ठीक है। तो एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग पाथवे दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब सिग्नल जो है ये आपका बाहर से आएगा, और इंट्रिंसिक पाथवे मतलब सिग्नल आपका अंदर से आएगा। तो बहुत बार अपन ने इंट्रिंसिक पाथवे को ही एक्सप्लेन किया है अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए डैमेज हो गया, p53 एक्टिवेट हो गया, तो वो एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करेगा। तो वो सिग्नल कहाँ का है, आपका सेल के अंदर से आ रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब ग्रोथ फैक्टर अगर आपको आना बंद हो गया, सर्वाइवल फैक्टर आपको आना बंद हो गया, तो उस केस में जो पाथवे एक्टिवेट होगा उसको अपन बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, मतलब सिग्नल बाहर से आ रहा है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है, इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सर्वाइवल फैक्टर। अगर सर्वाइवल फैक्टर बाइंड हो रहा है आपके रिसेप्टर के साथ, तो ये आपका सर्वाइवल फैक्टर, जिसको आप ग्रोथ फैक्टर भी बोल सकते हो, अगर ये मिलना बंद हो गया तो सिग्नलिंग बंद हो जाएगी, है ना। तो ये अगर आपका प्रेजेंट है तो सिग्नलिंग होता है, सिग्नलिंग होने के बाद में सेल जो है ये सर्वाइव करता है। बट अगर सर्वाइवल फैक्टर आपका अब्सेंट है, तो उस केस में आपका जो एपोप्टोसिस है ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन अब्सेंस ऑफ सर्वाइवल फैक्टर, नो सिग्नलिंग, और सिग्नलिंग अगर नहीं होती तो फिर आपका एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये अब एपोप्टोसिस कैसे स्टार्ट होता है इसको ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले एक्सटेंसिव पाथवे अगर आप पढ़ रहे हो, तो एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिवेट वो सेल कर सकता है जिसके पास में फास्ट लिगैंड है। और फास्ट लिगैंड हमने एक सेल के ऊपर पढ़ा है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो है ये आपके एपोप्टोसिस को स्टार्ट कर सकता है। तो टी लिम्फोसाइट का जो फास्ट लिगैंड है ये बाइंड हो जाएगा आपके फास्ट रिसेप्टर के साथ में। तो ये फास्ट रिसेप्टर और ये आपका फास्ट लिगैंड, ठीक है। कि यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? ये अपन ने जब टी सेल मीडिएटेड एपोप्टोसिस पढ़ा था, जब टी सेल का एक्टिवेशन हमने पढ़ा था, ठीक है ना, तो उस केस में हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि फास्ट लिगैंड एंड फास्ट रिसेप्टर अगर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो एपोप्टोसिस आपका पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो कि आपके पास में जो फास्ट रिसेप्टर है इसका अगर इंटरेक्शन होता है तो नंबर ऑफ डाउनस्ट्रीम फैक्टर्स आपके एक्टिवेट होते हैं, और ये फैक्टर आपके एपोप्टोसिस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो ये जो आपके फैक्टर्स रहेंगे ये एपोप्टोसिस को स्टार्ट करेंगे। तो एपोप्टोसिस में कुछ प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक है आपका कैस्पेज। ठीक है, तो एपोप्टोसिस इंड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैस्पेज पाथवे को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहां पे आपका इंपॉर्टेंट है कैस्पेज प्रोटीन। जो इंड्यूस करता है किसको, एपोप्टोसिस को। ठीक है, सेशन